ये कहानी एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में है जहाँ पर हमारा हीरो मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है और वहाँ पर उसे वाटर मैजिक की एबिलिटी दी जाती है। शुरू में शांतिपूर्ण लाइफ की उम्मीद में रियो को मॉन्स्टर से भरे एक जंगल में फेंक दिया जाता है ताकि वो इस वर्ल्ड में कैसे जिंदा रहना है वो सीख सके और अपने मैजिक में निपुणता हासिल करनी होगी। साथ ही आखिर में एक पावरफुल मेज बनना होगा और जरूरी हिस्टोरिकल इवेंट में शामिल होना होगा। अब बात करें कि रियो यहाँ तक कैसे पहुँचा। रियो अपनी दुनिया में मर जाता है और फिर वो मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। उसकी मैजिकल एबिलिटी स्पेशल रूप से वाटर मैजिक वाले 20% इंसानों में से एक है जो काफी ज्यादा रेयर मानी जाती है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम रियो को देखते हैं जो अपने घर में आराम से सो रहा था पर वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर 2 किताबें और एक खंजर रखा होता है। इसका मतलब वो पहले ही रीइंकार्नेट हो चुका है। लेकिन वो बाहर की तरफ आकर वहाँ के आसपास का नजारा देखने के बाद वाटर मैजिक करने की कोशिश करता है पर उससे होता नहीं। तभी हम कुछ लम्हे के पीछे की तरफ आते हैं जहाँ पर रियो एक अलग ही जगह पर खड़ा था। उसी वक्त वहाँ पर एक गोड आते के साथ रियो से कहता कि काफी समय हो गया जब कोई मुझसे मिलने आया था। रियो मिहारा, तुम्हारी डेथ एक एक्सीडेंट की वजह से हुई पर मैं कोई गोड नहीं हूँ इसलिए तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो अपने मन में कहता है मैं उसे अभी नकली माइकल के रूप में दर्ज करूंगा पर मैं जानता हूँ कि मेरा रीइंकार्नेट हो रहा है लेकिन मैं नई लाइफ शुरू करने के बाद मैं क्या करूंगा। जिस पर वो बंदा बताता कि हर हाल में जैसे चाहो वैसे जियो, मुझे यह नहीं बताया गया है कि तुमको एजेंडा के साथ भेजा गया है। अब रियो को मालूम नहीं था कि उसको जीना कैसे है पर वो कुछ देर सोचने के बाद कहा मैं स्लोली स्पीड से लाइफ जीना पसंद करूंगा। तभी गॉड उसको उस दुनिया के बारे में बताते हैं जहाँ पर उसका रीइंकार्नेशन होने वाला है। जिस वर्ल्ड में तुम्हारा रीइंकार्नेशन होगा वह मैजिक से भरी हुई है। हमने इस वर्ल्ड को फी नाम दिया है। फी में लगभग 20% इंसान स्पेल कास्ट कर सकते हैं। जिस एलिमेंट के साथ तुम सबसे ज्यादा कंपैटिबल हो वह वाटर है। जैसा कि तुमने स्लोली स्पीड से लाइफ जीने की रिक्वेस्ट की है तो हम तुमको रैंडो के जंगल में रीइंकार्नेशन देंगे। वहाँ पर तुम्हारे लिए एक घर और 2 महीने का राशन होगा। तभी रियो सवाल करता है राशन को स्टोर करने के लिए आइस हाउस चाहिए, क्या ये भी मैजिक से होगा। जिस बात पर गॉड बताते हैं तुम्हारे घर को इस तरह तैयार किया गया है कि मॉन्स्टर तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आ सकते। जबकि रियो जिस वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन हुआ है उस वर्ल्ड की लैंग्वेज को वो काफी आसानी से पढ़ पा रहा है पर उसे इस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये लैंग्वेज उसको काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। बाहर की तरफ रियो मैजिक करने की कई बार कोशिश करता है पर वो हर बार नाकाम रहा। लेकिन जो वो थोड़ा मोड़ा मैजिक कर सकता था उसी से वो अपना नहाने का जुगाड़ कर लेता है। लेकिन जब वो आग जलाने गया तो उसकी हिस्से पिस्सी गुल हो चुकी पर वो यहाँ तक नहीं रुकता। साथ ही साथ रियो आइस मैजिक करने का ट्राई कर रहा होता है पर उससे यह भी नहीं होता जो देखेकर रियो कहा लेकिन मुझे यह भी पता लगाना होगा कि आइस कैसे बनाई जाती है लेकिन मुझे यह करना ही होगा। हीट को हटाते हुए वाटर को कंप्रेस करो। वाटर के सेंटर में H2O मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करो। अगर मैं ऑक्सीजन एटम को उसके बगल वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम से जोड़ सकूं। इतनी मशक्कत करने के बाद आखिर में उसने आइस क्रिएट कर ली जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उस आइस का इस्तेमाल करते हुए आग जला देता है। असल में यह पूरी तरह से आइस नहीं है, इसमें थोड़े कांच का भी मिश्रण है। अगले सीन में वो नहाते हुए कहता है आज का दिन काफी प्रोडक्टिव था। मुझे लगता है कि अगर मैं वही सोच को अपनाऊं जिससे मुझे आइस मिली तो मैं गर्म पानी बना सकता हूं। अब मुझे कल काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर रियो नाश्ता कर रहा था। साथ ही वो बताता है माइकल ने मेरे लिए 2 महीने का राशन तैयार किया। मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि जब मेरा राशन खत्म हो जाएगा तो मुझे शिकार शुरू करना होगा। बैरियर मेरे घर के आसपास है, इसका मतलब मॉन्स्टर्स बाहर की तरफ होंगे। मुझे शक है कि मैं एक ही बारी में मारा जा सकता हूँ इसलिए मुझे ऑफेंसिव मैजिक की जरूरत पड़ेगी। एक सिक्योर और सेफ लाइफ जीने के लिए मुझे प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। जिसके बाद वो वाटर बॉल को अपने सामने वाले पेड़ पर हमला कर देता है। अपने इस अटैक को देखकर रियो काफी खुश होने के साथ बताता है मेरा पहला ही स्पेल सक्सेस रहा। हालांकि यह कोई बड़ा हमला नहीं है पर मेरा मतलब मेरी बात सही है। फिर भी मेरे पास एक ट्रिक है। इसी के साथ वो थोड़ा दूर जाते हुए बोला अगर वाटर बॉल काम नहीं किया तो क्या हुआ, वाटर जेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नैरो दी आउटिंग पिक्चर 9 थिन हाई वेलोसिटी स्टीम अब जाओ। जिसके बाद वो तेज पानी की नोक पेड़ की तरफ बढ़ने लगी पर वो उसके करीब जाने से पहले ही बीच में गिर गई जो देखकर रियो निराश हो जाता है। फिर वो उन बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने गॉड से सवाल करा था एक आखिरी बात, मैं मैजिक का इस्तेमाल कैसे करूँ। जिस बात का जवाब देते हुए गॉड का कहना है मैजिक फाउंडेशन इमेजिनेशन है। तुमको फिजिकल रूप से यह इमेजिन करना होगा कि तुम्हारा गोल क्या है, फिर समय के साथ उस डायरेक्शन में काम करना होगा। और इसी गाइडेंस के साथ वो प्रैक्टिस करना फिर से शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में रियो बाथ में पानी भरते हुए कहता
पता की। ऐसा लगता है कि आइस को गर्म करने के लिए इस प्रोसेस को अपोजिट करने के इस्तेमाल करने के बारे में मैं सही था, पर उसने कुछ ज्यादा ही पानी को गर्म कर दिया था। अगले सीन में रियो ने आइस स्पेल का इस्तेमाल करके पेड़ को जमाना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो कहता है कि यह तेज तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुमकिन है, जो मुझे ऑफेंसिव मैजिक के लिए मेरे मेन गोल की ओर ले जा सकता है। जो कहने के बाद रियो आइस लेंसेज से पेड़ को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन वो आइस लेंसेज हवा में जाते ही बीच में लुढ़क गया। अब ये देखकर रियो कहता है, लगता है इसमें मास्टरी हासिल करना वाटर मैजिक जितना आसान नहीं होगा। इसे बनाने की मुश्किलात और इसकी लिमिटेड रेंज को देखते हुए फिलहाल प्रैक्टिस से ही परफेक्शन मिलती है। जिसके बाद वो काफी सारे वाटर बोल्ट को क्रिएट कर चुका, जिनको वो आसमान की तरफ थ्रो कर देता है। साथ ही साथ रियो आइस लेंसेज की भी प्रैक्टिस करता है, पर वो उसमें नाकाम रहा। उसे प्रैक्टिस करते करते शाम हो चुकी थी और वो काफी थक भी गया था, पर वो खुद को संभालते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। क्या ये किसी तरह की माना की कमी के कारण हो रहा है? फिर वो रात में कहा कि मैं ये काम उस तरह नहीं कर सकता कि जैसे मैं सूरज ढलने के बाद करते आया हूँ। अगले सीन में रियो दोबारा से आइस लेंसेज की प्रैक्टिस करने में लगा था। उसको ऐसा करते करते रात बीतती गई, दिन बीतते गए। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगोनिस्ट आइस लेंसेज की अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो आइस क्रिएट होने के साथ ही नीचे गिर गई। लेकिन उसने इसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली थी, क्योंकि उसको पहले इसमें काफी ज्यादा समय लग रहा था, लेकिन अब वो उसको क्रिएट करने में काफी कम समय लगाता है। फिर भी यह कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि मैं बैरियर के बाहर जाकर शिकार करूंगा, क्योंकि उसका राशन खत्म होने की कगार पर आ चुका है। साथ ही साथ उसने एक स्पीयर क्रिएट कर लिया था। इसी के साथ हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा शांति थी और वो हेवन जैसा दिख रहा था। झरने के साइड में रियो को एक क्वार्टर्स मिलता है। क्वार्टर्स एक पत्थर का नाम है जो सिर्फ नदी के किनारे मिलता है। इसकी मदद से वो रात में आग जला सकता है। साथ ही साथ वो बताता कि एक बार जब मैं कुछ डिटॉक्सिफिकेशन हर्ब इकट्ठा कर लूंगा तो मैं आज के एडवेंचरिंग काम को पूरा कर लूंगा। तभी हम उसके पीछे एक क्रिएचर को देखते हैं, जो उसके देखने से पहले ही ओझल हो चुका, लेकिन वो क्रिएचर रियो के सामने आकर खड़ा हो गया था। साथ ही साथ वो गुस्से में भी दिख रहा होता है। उस बोर को देखकर रियो हक्का बक्का हो गया था और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। उसी वक्त बोर काफी तेजी से उसकी तरफ आने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर रियो इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और वो बोर चिल्लाते हुए उसके काफी करीब आने ही वाला होता है। तभी रियो को कुछ विजन दिखाई दिए और वो उसकी बदौलत मरते मरते बचा, पर बोर का अटैक काफी ज्यादा घातक था। उसके एक ही हमले में रियो की जान जा सकती थी, पर वो बोर दोबारा से उसकी तरफ आने लगा, जो देखकर रियो अपने मन में कहता है, मैं हिल नहीं सकता, लेकिन इस वर्ल्ड में मेरे पास मैजिक है। फिर वो उस आइस का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैक क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से बोर उस आइस में फिसलने लगा, जो देखकर रियो आइस लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए उसको नुकीली शेप दे देता है और इसी के साथ बोर का खेल खत्म हुआ। उस बोर को मारते मारते रियो की फटकर 4 हो चुकी थी। रियो के घर की तरफ वो एक किताब पढ़ते हुए कह रहा होता है, छोटे बोर को सबसे कमजोर लिस्ट में बताया गया है, लेकिन वो देखने में कमजोर तो नहीं था और यह मॉन्स्टर कंपेडियम बिगनर एडिशन का है, पर इसमें लिखा है कि इस लिस्ट के 2 पेज स्पेशल एडिशन के हैं। ड्रैगन अकेले ही आसानी से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। अगर आपका सामना किसी ड्रैगन से हो तो वहाँ से भाग जाना ही सेफ होगा। ऐसा करने पर आपके बच निकलने की संभावना बहुत कम है। मैं समझ गया, बस एक से टकराने पर हमारा खेल खत्म हो सकता है। और ये क्या है? आकुमा फॉलन एंजल नहीं है, इसका ओरिजिन इसमें नहीं लिखा है, पर प्रेयर करो कि इनका सामना कभी भी ना हो। क्या इससे सचमुच मदद मिलेगी? यार ये दुनिया मुश्किलों से भरी है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर यो फ्रूट तोड़ने में लगा था और वो फ्रूट मीठे और खट्टे का एक बढ़िया बैलेंस था। फिर वो जंगली आदिवासियों की तरह शिकार पर निकल पड़ा। तभी उसका सामना एक बीस्ट से होता है, जिसने उस पर अचानक हमला कर दिया था, पर कैसे न कैसे करके रियो उसके हमले को डॉज करने में कामयाब रहा। लेकिन उसके जानलेवा हमले को देखकर रियो अपनी जान बचाकर भागने लगा। साथ ही साथ वो उसके अटैक से बचने के लिए आइस लेंसेज का इस्तेमाल कर रहा था। रास्ते में रियो कहता है असासिनो एयर स्लैश का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक इनविजिबल टाइप का ऑफेंसिव एयर मैजिक है, लेकिन उनका मेन वेपन उनके धारदार पंजे और चोंच से हमला करना है। पर मुझे नहीं लगता कि मैं उससे आगे निकल सकता हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ फाइट करनी ही होगी। जिसके बाद वो वाटर ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ऑक उसके सारे अटैक को डॉज करने के साथ एक जेट की तरह उसकी तरफ काफी तेजी से आने लगा, पर उसको अपनी तरफ आता देखकर रियो घबराता नहीं, बल्कि वो उसके सामने एक आइस की बड़ी सी दीवार क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से हॉक उससे टकराते हुए आगे घसीटता हुआ जाने लगा, जो देखकर रियो को लगने लगा था कि अब ये मर गया। पर वो गलत था, क्योंकि हॉक काफी तेजी से आसमान की तरफ चला गया। साथ ही साथ उसकी एक आंख इंजर्ड हो गई थी। अब इस बात का एहसास हॉक्स को भी हो गया था कि वो करंट स्ट्रेंथ के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रियो को राहत मिली, साथ ही साथ वो बताता कि यह स्लो स्पीड से चलने वाली जिंदगी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर रात हो चुकी थी। जंगल की तरफ रियो कह रहा था, जब मैं असासिन हॉक्स के साथ फाइट कर रहा था तो मैं भूल गया कि मेरा घर किस डायरेक्शन में है। मुझे लगता है कि मुझे उस ओर जाना चाहिए। पर जब वो वहाँ पहुँचा तो वो उस नजारे को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने की तरफ एक सोल्जर और एक घोड़ा था और उन दोनों के सर नहीं थे। तभी यहाँ सीन कट हुआ। फिर हम दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियो अपने घर की तलाश करते हुए जा रहा था, पर रास्ते में उसकी मुलाकात एक पाइथन से हो जाती है। लेकिन रियो एक स्पेल कास्ट करते ही उसको जान से मार देता है। उसको मारने के बाद वो मछलियाँ पकड़ने लगा, साथ ही साथ वो उनको स्टोर करके रख देता है ताकि इनका इस्तेमाल वो बाद में कर सके। पर वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है, क्योंकि इसी से ही वो खुद को पावरफुल बना पाएगा। लेकिन कई सारे बीस्ट का शिकार करने के बाद वो बड़े बीस्ट का शिकार करने के बारे में सोचता है, इसलिए वो निकल पड़ा समुद्र की ओर, जहाँ पर उसका सामना एक जायंट ऑक्टोपस से होता है जिसने एक ही बारे में उसकी औकात दिखा दी। जो देखकर रियो फैसला करता है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, जिसकी वजह से उसने अब्रेसिव जेट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और उसकी एक ही अटैक में सामने वाला पत्थर कट गया। नेक्स्ट सीन में रियो किसी का पाउडर तैयार करते हुए कहता है, अगर मैं आइस की हार्डनेस इनहेंस के लिए मैजिक का इस्तेमाल करूँ तो यह गार्नेट ब्लास्टिंग अब्रेसिव के रिप्लेसमेंट के रूप में काम कर सकता है। अब मुझे लगता है कि मैं सचमुच मैजिक सीख रहा हूँ। तभी यासिन सर कटे की तरफ आ गया था, जिसके सामने रियो अपनी सोर्ड के साथ खड़ा था। साथ ही साथ वो अपने मन में बोला, मोस्टर कंपेडियम के शुरुआती असेंडिंग में दुल्हन का जिक्र नहीं किया गया था। जो कहने के बाद उनके दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। फाइट में रियो लगातार उस पर सोर्ड से हिट कर रहा होता है, पर वो बस उसके अटैक को बस ब्लॉक कर रहा था। उसी वक्त उसका एक अटैक रियो को लग जाता है, लेकिन वो अपने आइस लेंसेस का इस्तेमाल करते हुए बच गया। पर वो अभी तक रुका नहीं था, उसने तुरंत एक और अटैक उस पर चल दिया। उस अटैक को समय रहते ही रियो साइड में हटकर बच जाता है और वो इसी के साथ मौका पाकर सर कटे पर ब्रूटली हिट कर चुका था। लेकिन वो उसके इस मामूली हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही साथ सर कटे ने उस पर एक जोरदार अटैक चल दिया, पर समय रहते रियो के आइस लेंसेस उसकी जान बचा लेते हैं। साथ ही साथ अब वो काफी थक गया था। यहाँ तक कि सर कटे की पहली मुलाकात में रियो की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। दूसरी तरफ गहरी गहरी सांस ले रहा रियो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई मौका है, लेकिन एक रीजन है जिसके लिए मैं हर रात यहाँ पर आता हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे कह रहा है कि वह मुझे ठीक कर देगा। तभी सरकटा अपनी वाटर सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर रियो के होश उड़ चुके थे। पर वो उसको फ्रीज करते हुए रियो की तरफ कर देता है, जो देखकर रियो का कहना है, क्या तुम मुझे इसमें मास्टरी हासिल करने को कह रहे हो? जिसके बाद वो आगे सवाल जवाब किए बिना उस सोर्ड को ले लेता है। दूसरी तरफ सरकटी उस सोर्ड को थमाने के बाद वहाँ से चली गई थी। इसके कुछ दिन बाद रियो का सामना एक जाइंट हॉक्स से होने वाला था और ये वही हॉक्स है जिसकी रियो ने एक आंख फोड़ दी थी। पर इस बार वो खुद को इवोल्व करके वापस आया है, जो देखने के बाद रियो का कहना है, ये तो पहले वाला असासिन हॉक है। रुको, वो इतना काला तो नहीं था, लगता है इसने खुद को इवोल्व कर लिया। तभी ब्लैक हॉक अपने विंड एलिमेंट से उस पर हमला कर देता है, जिसको रियो ने अपने 5 लेयर आइस वॉल से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इस बार उसकी पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी, जिसकी वजह से रियो को उसका सामना करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। फिलहाल रियो अभी के लिए अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था, साथ ही साथ हॉक के हमलों को अपने आइस वॉल से रोक रहा होता है। अपने सारे अटैक को नाकाम होता देखकर हॉक काफी गुस्से के साथ खुद उस पर ब्रूटल अटैक करने के लिए आने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर रियो 10 लेयर आइस वॉल को क्रिएट कर लेता है, लेकिन हॉक उसकी सारी आइस वॉल को डिस्ट्रॉय करने के साथ उस पर हमला करने के लिए आने ही वाला था, पर वो वक्त रहते साइड में हट गया। और जितने भी बार रियो आइस वॉल को क्रिएट करता, वो ब्लैक हॉक उन सबको तबाह बर्बाद कर देता, इसलिए उसने आइस लेंसेस से उस पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ ब्लैक हॉक उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने साउंड से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी बाकी बची आइस लेंसेस तुरंत गायब हो गए। अब ये देखकर रियो हैरान हो गया था, पर यह हैरान होने का समय नहीं था, इसलिए वो तुरंत साइड में हटकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। साथ ही वो कहा, क्या इसमें किसी तरह का मैजिक निगेशन है और इसके इवॉल्व होने की वजह से इसके पास कौन कौन सी स्किल आ गई है? रुको, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मेरी तरफ आ रही है। बस उसका ये कहना ही था, तभी वहाँ पर एक जोर की लाइटनिंग उसके स्पीयर पर जा गिरी। पर इस अटैक का पहले ही पता होने की वजह से रियो बचने में कामयाब रहा। उसको सही सलामत देखकर ब्लैक हॉक अपने नुकीले नाखूनों से उस पर हमला कर दिया था, जो देखकर रियो तुरंत अपनी वाटर सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर यह खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तभी ब्लैक हॉक उस पर विंड स्लैश से अटैक कर देता है, लेकिन रियो उसके अटैक को बीच से काटते हुए
उसके संग फाइट करने लगा। उसको बराबरी के साथ लड़ता देखकर होक आसमान की तरफ जाते हुए बड़ी स्पीड के साथ काफी तेजी से उसकी जान लेने के लिए आने लगा। पर इस अटैक के लिए रियो पहले से ही तैयार था, इसलिए वो तुरंत अपनी सोर्ड के साथ मौका देखकर उसके आर पार कर चुका, जिसकी वजह से ब्लैक होक काफी बुरुटली तरह से इंजर्ड हो गया था। फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता कि मैं समझ गया, मैंने तुम्हारी आंख ले ली, भले ही हम दोनों ने इस फाइट में सब कुछ लगा दिया हो, साथ ही साथ तुम हार गए, पर फिर भी इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर और कुछ नहीं तो तुमसे मिलकर मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली है। मैं तुम्हारे दोबारा आने की उम्मीद में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ कि तुमने मुझे सुधार करने का मौका दिया। फिर वो अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे बदला लेने के लिए इतना दूर इवॉल्व होने के लिए चले गए, और उस गौरव के प्रति सम्मान के कारण जो तुमको यहाँ तक ले आया है, तो मैं अब इसे खत्म करूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को बाहर निकाल चुका, जिसकी वजह से ब्लैक होक का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर अपने अपोनेंट को खोने की वजह से रियो उदास हो जाता है। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो रियो की तरफ ही आ रहा था, लेकिन रियो मस्त होकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन वो अचानक से अपने सामने ड्रैगन को देखकर हक्का बक्का हो गया। पर ड्रैगन उससे सवाल करता है, क्या तुम एक इंसान हो? जिस पर रियो एग्री था। तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर ड्रैगन कहता है कि मुझे टेलीपैथी का इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया है, मुझे यकीन नहीं था कि यह अभी भी काम करेगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने यहाँ किसी ऐसे पंछी को देखा है जो असासिन हॉक में इवॉल्व हुआ हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो बोलता कि क्या वो तुम्हारा शिकार या कुछ और तो नहीं था? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे इसके लिए माफी मांगनी होगी। उसकी इस बात को समझकर ड्रैगन बताता कि अच्छा, तो तुमने उस क्रिएचर को मार डाला। वैसे मुझे कहना होगा कि यह तुम्हारी कमर पर एक रेयर वेपन है। तभी रियो अपना वेपन शो करता है। उस सोर्ड को देखने के बाद ड्रैगन कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यह फेरी किंग की सोर्ड है। अगर उसने तुम्हें यह दिया है तो तुमने उसका फेवर पाने के लिए जरूर कुछ किया होगा। ये बात सुनकर रियो कहने लगा, मैं सचमुच यह नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसके सवाल का जवाब देते देते शाम हो गई थी, पर रियो का सवाल क्या था वो हमें अभी के लिए नहीं बताया जाता। तभी ड्रैगन उससे कहता है, तुमको मुझे माफ करना होगा, लेकिन मुझे बुलाया जा रहा है। मैं भी हमारी छोटी सी बातचीत का भरपूर मजा ले रहा था। इस पे रियो बोलता कि कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया मैं उसकी काफी कदर करता हूँ। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और मेरा नाम रियो है। जिस बात का जवाब देते हुए ड्रैगन कहता है, रियो, मैं लेविन हूँ। अपना नाम बताने के बाद लेविन वहाँ से चला गया था। उसको जाता देखकर रियो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ड्रैगन के साथ बातचीत करूंगा। इस तरह के फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। और अभी ये सब वो कह ही रहा था, तभी हम उस गोड की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर वो कह रहा था, अरे यार, मेरी तरफ से कितनी बड़ी चूक हो गई। एक हिडन टैलेंट, उसके पास ऐसी चीज की होगी। एक लड़की के बाद किसी के पास भी ऐसा टैलेंट नहीं था, और इतने सालों में पहली बार है कि जब मैंने किसी को दूसरे वर्ल्ड में भेजा है। यह 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। रियो के मामले में उसका हिडन टैलेंट इंटरनल यूथ है। इंटरनल यूथ को आप लोग इमोर्टल से कंपेयर कर सकते हो। तभी यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ आ गया था जहाँ पर एक लड़का बेहोश होता है, साथ ही साथ उसका जहाज डिस्ट्रॉय हो गया था। और इस क्रिटिकल मोमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। एपिसोड 2 की शुरुआत में रियो उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर वो बंदा बेहोश हो चुका था, पर वो अपने सामने इस नजारे को देखकर कहता कि मैं काफी समय बाद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे कैबिक साल्ट ग्रिल खाने की इच्छा हो रही थी और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इतना भयानक मंजर देखने को मिलेगा। फिर वो उन बंदों के पास चला जाता है जो समुद्री तूफान की वजह से मर चुके थे, पर वहाँ पर एक बंदा सही सलामत और जिंदा था, जो देखकर रियो काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो अब अकेला नहीं रहेगा। जिसके बाद हम उस लड़के के सपने की तरफ आते हैं जहाँ पर वो अपने सामने जाइंट ऑक्टोपस को देखकर घबरा गया था और वो ऑक्टोपस उनके जहाज को डुबा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा गहरे समुद्र में डूबता चला गया। उसी वक्त उसको होश आ गया, पर वो अपने आप को रियो के घर के अंदर देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। साथ ही साथ वो बंदा उस घर को अच्छी तरह से चेक करने के बाद बाहर की तरफ चला गया क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला। बाहर का नजारा देखने के बाद वो बंदा कहा, ये कौन सी जगह है? तभी उसी घर से रियो आते हुए कहता है, लगता है तुम जाग गए और मुझे खुशी है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। दूसरी तरफ वो बंदा रियो की तरफ देखकर हैरान होने के साथ अपने मन में बोला, क्या हो रहा है? मुझे तो उसके आने की कोई आहट भी सुनाई नहीं दी।
और जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं मैं ये देख कर कह सकता हूँ कि उसके पास पहनने के लिए और कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बात मेरे मुंह से पहली बार नहीं निकलनी चाहिए। फिर वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम एबेल है, तुमने मेरी जान बचा ली, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। उसका नाम जानने के बाद रियो बोला कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें अपने घर तक लाया था। जैसे कि मैंने देखा कि तुम ही इकलौते वहाँ पर जिंदा थे, पर मुझे माफ कर दो क्योंकि बाकी सभी लोग पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। ये सब जानने के बाद एबेल बताता है तो क्या उनके अलावा मेरे बाकी साथी बह गए? चलो कोई बात नहीं, पर ये काम समुद्री लुटेरों का था। जो कहने के बाद उसके पेट से आवाज आने लगी थी। उसके पेट की आवाज को सुनकर रियो उसको बताने लगा, फिलहाल क्यों ना हम कुछ खाना खाते हुए बात कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरा नाम रियो है। अगले सीन में एबेल उसके कपड़े के बारे में पूछता है, जिस पर रियो बताता तुमने सही कहा क्योंकि मैं बिना धागे या कपड़े के कुछ भी नहीं बना सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबेल बोलता, अरे तुम अभी जाकर अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो। फिर वो अपने मन में कहने लगा, बेशक अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह अपनी जरूरत की चीजों को नहीं जुटा सकता। वैसे क्या मैंने इस लड़के को ऑफेंड कर दिया जिसने मेरी जान बचाई है? उसको गहरी सोच में डूबा देखकर रियो उस सवाल का जवाब देता है, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। बात करें टाउन की तो वो यहाँ से काफी दूर होना चाहिए। इस पे एबेल कहता कि तो फिर मैं समझता हूँ कि तुमने ये खाना शिकार करके हासिल किया होगा, पर ये काफी टेस्टी है। वैसे तुमने क्या शिकार के लिए इस डैगर का इस्तेमाल किया था? जिस बात पर रियो कहता है, डैगर का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस या जो कुछ मैं पकड़ता हूँ उसे साफ करने के लिए किया जाता है। फिर वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पानी का जग भर देता है। अब ये देखकर एबेल के होश उड़ चुके थे। तभी रियो बताता है कि मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ। उसके मैजिक को देखने के बाद एबेल उसको बताता है, सेंट्रल प्रोविंस में भी लगभग आधे लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, पर मैं भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी इस बात पर रियो धीरे से कहता है, माइकल ने मुझे बताया था कि पूरे वर्ल्ड में केवल 20% ही लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी एबेल सवाल करता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पर रियो बात को घुमाते हुए कहा, अरे यह कुछ भी नहीं है। इस पे एबेल बोलता कि रियो मैं यह पक्का करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे समुद्री तट पर ले जा सकते हो? जिसके बाद यहाँ से जंगल की तरफ आ गया था, जहाँ पर एबेल सवाल करता है, तुमने कहा था कि तुम एक मैजिशियन हो, है ना? तो क्या तुमको स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती? इस पे रियो मना कर देता है, जो सुनकर एबेल हैरान होने के साथ अपने मन में कहा, एक और बड़ी गलती जाहिर है, इस तरह की गरीबी के कारण उसके कर्मचारी भी चले गए। फिर वो रियो से कहता है, अगर हम मुसीबत में पड़े तो मुझे फ्रंट लाइन में लड़ने का मौका देना और तुम मेरे पीछे रह सकते हो। लेकिन रियो इसके लिए मना कर देता है। तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबेल उससे विनती करते हुए कहता कि कम से कम मैं इतना ही कर सकता हूँ, अगर मुझे हमेशा ही बचाया जाएगा तो मेरी रेपुटेशन धुंधली पड़ सकती है। एबेल को इतना बेताब देखकर रियो भी इसके लिए तैयार होने के साथ कहा, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। इसके बाद यहाँ से समुद्र तट की तरफ आ गया था, जहाँ पर रियो एबेल को बता रहा था बॉडी जा चुकी है, ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने खा लिया या वो समुद्र में बह गए। जिस पर एबेल अपने जहाज को चेक करते हुए बताता है, इसका मतलब यह है कि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरा भी यही हश्र होता। इस पे रियो बोलता कि तो फिर मैं कहूंगा कि तुम काफी लकी हो मिस्टर एबेल। दूसरी तरफ एबेल रियो से कहता कि मैं इस तरह से सोचने की कोशिश करूंगा। वैसे रियो इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि जिस लड़के ने मुझे बचाया था वह मुझे मिस्टर कह के बुलाए। ये बात सुनकर रियो उसको बताने लगा, जाहिर है तुम एक बूढ़े की तरह लग रहे हो मिस्टर एबेल, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एबेल कह के पुकारूंगा। जिस बात पर एबेल काफी खुश होते हुए कहता है, मैं अपने सभी दोस्तों के साथ ऐसा ही हूँ, मैं इसी तरह से पसंद करता हूँ। फिर वो नीचे उतरकर बोला, जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला। तभी रियो कहने लगा, ये तो शर्म की बात है, अब तुम क्या करोगे? जिस बात का जवाब देते हुए एबेल कहता है, मुझे अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करनी होगी। लियोन टाउन एक अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं काफी दूर साउथ में बहकर आ गया था। पर लियोन टाउन कहाँ पर है इसका पता दूर दूर तक रियो को नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए नॉर्थ वर्ल्ड की काफी लंबी जर्नी पर जाना होगा। उसकी इस बात पर एबेल कहता कि मैं समझ गया, मुझे लगता है कि मुझे खुद को तैयार करना होगा। बोलो रियो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? माफ करना पर मुझे पता है कि यह अचानक हो गया, इसे इस तरह समझो, मैं जानता हूँ कि एक जॉब रिक्वेस्ट की तरह मैं तुम्हारी मदद का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, या मुझे इस बात का भी कोई सुराग नहीं है कि लियोन तक कैसे पहुँचा जाए, इसलिए मैं एक गाइड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस बारे में तुम क्या कहते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो कुछ देर सोचने के बाद बताता है, मैं समझ गया, मुझे तैयारी करनी होगी, इसलिए अगर तुमको कल जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हारे पास एक गाइड होगा। जो सुनकर एबेल काफी खुश होने के साथ उससे हाथ मिला देता है। अगले सीन में रियो कह रहा था, स्लोली स्पीड से लाइफ जीने के लिए मैंने अच्छी तरह से इन सब को तैयार किया था, पर वो इससे काफी खुश दिखाई दे रहा था। अंदर की तरफ एबेल सवाल करता है, तुम इस समय किसी को गुड बाय कहने जा रहे हो
हो, जिस पर एग्री करने के साथ रियो बताता कि हाँ वो इस समय ही आसपास होगा, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय के लिए उनसे दूर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ एबल उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैरान लग रहा था, क्योंकि उसने उसको बताया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। साथ ही साथ वो कहा, मेरा अनुमान है कि वह किसी प्रियजन के प्रति सम्मान प्रकट कर रहा होगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह हमेशा से ही यहाँ पर अकेला रहा होगा। यहाँ तक कि इसमें दखल अंदाजी करना मेरा काम नहीं है। इसके बाद रियो फेरी किंग से मिलने के लिए लेक के पास पहुँच गया था, जहाँ पर वो उससे कहता है, यह तुम्हारी बदौलत है कि मैं यहाँ तक सरवाइव कर पाया। इसकी तहे दिल से मैं सराहना करता हूँ। आज हमारा आखिरी मुकाबला होगा, इसलिए मैं नॉर्मली से ज्यादा सीरियस होकर फाइट करूंगा। इस आखिरी फाइट के लिए फेरी किंग भी पूरी तरह से तैयार दिख रहा था। इसी के साथ उनके दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। उनकी फाइट को देखकर लग रहा था कि फेरी किंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर वो इसे आखिरी फाइट समझकर होल्ड बैक नहीं करता। कुछ देर फाइट करने के बाद रियो काफी ज्यादा थक गया था। साथ ही साथ फेरी किंग वहाँ से जाने लगा। उसके पीछे की तरफ रियो उसको इतना कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। रियो की ऐसी बातों को सुनकर फेरी किंग वहीं पर रुकने के साथ लेक में से एक वाटर बॉल बाहर निकालते हुए उसकी तरफ लाने लगा। तभी वाटर बॉल के अंदर से एक शानदार कॉस्ट्यूम बाहर आता है। उस कपड़े को देखकर रियो लेने के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि फेरी किंग वहाँ से जाने लगा। नेक्स्ट डे की तरफ रियो ने वही कॉस्ट्यूम पहन लिया था और वो देखने में काफी ज्यादा कूल भी दिख रहा था। साथ ही साथ रियो इस नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर अपने घर को देखता है, जिसने उसे पनाह दी। साथ ही साथ उसकी कई सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समय के साथ पीछे छोड़ना ही होता है। तभी रास्ते में उनका सामना एक बोर से हो जाता है। उस बोर को देखकर एबल रियो से कहता कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम पीछे खड़े होकर बस देखते रहो। इसी के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी एबल कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पेलमेंट का इस्तेमाल करते हुए बोर के अंदर एक होल क्रिएट कर देता है और इस खतरनाक अटैक को देखकर रियो काफी हैरान हो चुका था और उसके हैरान चेहरे को देखकर एबल बताता कि एक मैजिशियन को इस अटैक के बारे में नहीं पता होगा। ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो स्वॉर्डमैन और वेपन से लड़ने वाले बाकी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर एबल पहरेदारी कर रहा था अगली सुबह की और वो अपना सफर जारी रखते हैं। उसी वक्त रास्ते में उन्हें कुछ रिजार्ड फोल्क दिखाई दिए। उन क्रीचर को देखकर एबल कहता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो? स्वाम्प में वह मुश्किल अपोनेंट साबित हो गए, चलो जंगल से होकर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं। उसी वक्त रियो को एहसास हो गया था कि लिजार्ड फोल्क हमारा पीछा कर रहे हैं। ये बात जैसे ही एबल को पता चलती है, वो तुरंत उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर रियो एबल को बताता कि और वो काफी सारे हैं, मैं उनसे लड़ने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। दूसरी तरफ एबल को लगता है कि रियो बिना स्टाफ के ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और उसने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी। उससे पहले ही रियो ने आइस लायंस स्पोर्ट से उन सबको जान से मार दिया। अब ये देखकर एबल के होश उड़ चुके थे। तभी रियो एबल से कहता है और भी आ रहे हैं। जिसके बाद हम कुछ घंटों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों ने मिलकर लिजार्ड फोल्क की गिलासों का ढेर खड़ा कर दिया था। तभी एबल सवाल करता है, रियो तुमने जो अभी स्पेल कास्ट किया था उसका आखिर मतलब क्या था? जिस बात पर रियो बताता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या पूछ रहे हो और ये स्पेल आइस लांसेस था, एक वाटर स्पेल। इस पे एबल बोलता कि मेरा मतलब तुमने एक साथ 4 लांसेस का पेयर किया स्पेल के साथ। क्या एक ही इन्विकेशन से एक ही स्पेल की कास्टिंग नहीं होती? यही बात मेरे फैमिलियर विंड मैजिशियन ने कही थी। ये बात सुनकर रियो उसको बताने लगा था, शायद विंड मैजिक के मामले में यह अलग बात है, लेकिन वाटर के मामले में यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। जो सुनने के बाद एबल का कहना है यह अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलते रहते हैं। दूसरी तरफ रियो उसे रोककर 2 गिलास को क्रिएट करने के साथ कहता है, इससे पहले 1 गिलास पानी पी लो, हमें आगे बढ़ते हुए हाइड्रेटेड रहना होगा। उस गिलास को लेने के साथ एबल कहता है, बोलो रियो, क्या तुमने पिछली बार जब तुमने वाटर को समन किया था तो तुमने यह स्पेल नहीं कहा था, वाटर बी बोर्न? जो सुनकर रियो घबराते हुए बताता कि क्या शायद एबल तुम इमेजिन कर रहे हो। जो कहते ही वो वहाँ से निकलने लगा, पर उसके इस बर्ताव को देखकर एबल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले सीन में रियो के पास एक कॉइन था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबल बताता कि यह एक ब्रॉन्ज फ्लोरिन है, जिसका इस्तेमाल नाइटिली के किंगडम में किया जाता है। वहीं पर लुइन भी है, पर नाइटिली का नाम रियो को काफी ज्यादा पसंद आया। जो सुनकर एबल कहा, सेंटर प्रोविंस में हर कोई अपने सिक्के पिघलाता है, लेकिन वह सभी एक ही डिनोमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। डिनोमिनेशन का मतलब 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, यानी सिक्कों और नोटों को कोई कैटेगरी में बांटना है। तभी रियो सवाल करता है, और नाइटिली का किंगडम इस सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा है। जिस बात पर एग्री करते हुए एबल कहता है कि इसमें 3 मेजर नेशन में से एक और बाकी 2 हैं। उन दोनों का नाम दोहुदी किंगडम और हडाइयो फेडरेशन है। दूसरी तरफ रियो को दोहुदी नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो सुनकर एबल कहता है, क्या तुम्हें उस किंगडम से कोई प्रॉब्लम
है, जिस बात पर रियो बताता है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका नाम अच्छा नहीं है। मेरा मतलब सोचिए कि उसके नेशन का नाम उसके लोगों के लिए कितना मायने रखता है। क्या तुम कभी ये कहना चाहोगे कि मैं दहोदी से हूँ? मैं तो यह कभी नहीं कह पाता। ये बात सुनकर एबल हैरान होने के साथ कहता है, तुम इस बारे में बहुत स्ट्रांगली से महसूस कर रहे हो। सामने देखो, मौसम खुल गया है। पर वो दोनों जिस रास्ते से गुजर रहे थे तभी वहाँ के आसपास के पत्थर हिलने लगे, जबकि जरा से भी भनक लगते ही एबल ने उनको अपनी सोर्ड से काट डाला। पर यह अभी के लिए खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ रियो उनके अटैक को ब्लॉक करने के लिए आइस वॉल को क्रिएट कर लिया था। वहाँ पर इतने सारे स्टोन गोलम को देखकर एबल का कहना है, हम घिर गए हैं रियो, ये तो काफी बुरा हुआ क्योंकि हम एक रॉक गोलम के नेस्ट में फंस गए हैं। जो सुनकर रियो कहता है, क्या ये रॉक गोलम से हैं? मैं हमेशा से यही सोचता था कि वे इंसान जैसे होते हैं जिनके हाथ पैर होते हैं। साथ ही साथ एबल रियो को वहीं पर रुकने को कहकर खुद उनका सामना करने के लिए जाने लगा। तभी उसने एक रॉक गोलम पर अपने कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पेलमेंट से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से रॉक गोलम्स के अंदर एक होल हो चुका, लेकिन वो खुद को हील कर सकता था। यहाँ तक कि उसने तुरंत एबल पर अटैक कर दिया, पर एबल उसके हमले को खुद के करीब आने से पहले ही डॉज कर लेता है। तभी वो रियो को बताता है इसका कोई फायदा नहीं है, वह खुद को बड़ी जल्दी से हील कर लेते हैं। ये बात सुनकर रियो कहा, मैं एक अटैक उन पर करना चाहता हूँ, क्या तुमको इससे कोई दिक्कत है? जिस बात पर एबल मना कर देता है क्योंकि उसको इससे कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुनते ही रियो ने 10 लेयर आइस वॉल को क्रिएट करने के साथ उन पर गिरा दिया और ये वाला स्पेल सचमुच में काफी ज्यादा बड़ा था। दूसरी तरफ एबल हैरान होने के साथ पूछता है, अरे रियो ये क्या था? जिस पर रियो बताता कि 2 गोलम्स निपट गए, मैं दूसरे पर भी यही स्पेल कास्ट करूंगा। इसके कुछ देर बाद सबके सब गोलम का खात्मा हो गया था। तभी एबल कहता है, ये आखिरी था, लेकिन अब ये खुद को हील नहीं कर पा रहा। जिस बात का जवाब देते हुए रियो कहता कि हो सकता है कि वह खुद को हील करने के लिए जमीन में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो और उसकी अब सारी एनर्जी खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब वो खुद को हील नहीं कर पा रहा। अरे इसके बीच में देखो, ये क्या है? जिस चीज को देखकर एबल बोला कि यह एक मैजिक स्टोन है और यह एक बड़ा टुकड़ा है, साथ ही साथ सरप्राइजली इसका कलर विविड है। यह चीज सदियों से अपने सामने आने वाले किसी भी मॉन्स्टर को मारती रही होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो का कहना है, मैं तो यही कहूंगा कि यह हमारी लड़ाई की लूट है। मैं उनमें से बाकी गोलम्स में से भी यह इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रियो ने उन बड़ी बड़ी आइस की दीवार से उनको कुचल दिया था। साथ ही साथ इस आइस की वॉल को हटाना इन दोनों के बस का काम नहीं है। नेक्स्ट सीन में एक जाइंट हिप्पो आराम कर रहा था। तभी एबल कहा कि मैंने इसे कभी डायरेक्ट नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक जाइंट क्रिएचर है। जबकि रियो सवाल करता है, क्या तुम इसे मारने के बारे में सोच रहे हो? लेकिन एबल इसके लिए क्लियरली रूप से मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर काफी सारे वाइबर्न जाइंट हिप्पो की तरफ आ रहे थे, जो देखकर रियो कहता कि ऐसा लगता है कि हमें मॉन्स्टर फाइट के लिए फ्रंट लाइन की सीटें मिल गई हैं। पर मुझे नहीं लगता कि जाइंट हिप्पो, और इसका मतलब बहामत भी होता है, कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा। दूसरी तरफ जाइंट हिप्पो को भी उनका एहसास हो चुका था। साथ ही साथ उन सब वाइबर ने एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो दर्द से कतरा रहा होता है। उसी वक्त उसने साउंड फ्रीक्वेंसी से उन पर हमला कर दिया। उसके एक ही अटैक में सबके सब वाइबर मारे गए, जो देखकर रियो काफी खुश हो गया था क्योंकि उसको पहले से ही मालूम था कि जाइंट हिप्पो ही जीतेगा। दूसरी तरफ एबल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने सारे होने के बावजूद भी हार गए, जबकि रियो बताता कि मुझे पूरा यकीन है कि यह मैजिक निगेशन था। इसके बाद वहाँ पर रात हो चुकी थी। तभी रियो का कहना है, मैं दूसरे राउंड में एबल वर्सेस जाइंट हिप्पो के बीच मुकाबले की उम्मीद कर रहा था। उसकी ऐसी खतरनाक बातों को सुनकर एबल कहता है, पागल मत बनो। फिर भी मैजिक का निगेशन, मैंने डंजन में इसके इफेक्ट्स के बारे में सुना है। डंजन का नाम सुनकर रियो एक्साइटिंग हो गया था। तभी एबल सवाल करता है, क्या तुमको डंजन में इंटरेस्ट है? जिस बात पर रियो कहने लगा, बिल्कुल, मैं किसी दिन इसमें रेंगना पसंद करूंगा। उसकी ऐसी बेवकूफी वाली बातों को सुनकर एबल बताता कि तो फिर यह पूरी तरह से काम कर सकता है। सेंट्रल प्रोविंस का इकलौता डंजन उस टाउन में है जहां हम जा रहे हैं। रियो उसकी ऐसी बातों को सुनकर उससे पूछता है, और तुम मुझसे ये राज छुपा रहे थे? इस पे वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, नहीं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम डंजन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियो चलते चलते कह रहा था, एक बार जब हम इन पहाड़ों से आगे निकल जाएंगे तो हम ह्यूमन टेरिटरी के करीब पहुंच जाएंगे। जिसके जवाब पर एबल का कहना है, रियो, मेरा इरादा तुम पर शक करने का नहीं है, लेकिन तुमको यह इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? इस बात पर रियो उन बातों को याद करता है जहाँ पर रियो ने ड्रैगन से सवाल किया था, और उस सवाल का जवाब देते हुए ड्रैगन बताता है, यह लैंड ईस्ट, वेस्ट और साउथ समुद्र से घिरे हुए हैं। नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज है जो इसे अगले कॉन्टिनेंट से अलग करती है, इसलिए यह मुमकिन है कि तुम कभी भी साउथ वर्ल्ड की ओर जाते हुए इंसानों से मिल सकते हो, और नॉर्थ में उनकी टेरिटरी होने की संभावना हो सकती है। ये सब याद आने
के बाद रियो कहा, यह ना जानना ही बेहतर होगा, चलो इसे मानवीय समझ के परे नॉलेज का सोर्स कहें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबेल आगे सवाल नहीं करता, जिसके बाद वो दोनों चलते चलते एक जगह पर आकर रुक गए थे, क्योंकि उनको वहाँ पर किसी के होने का सेंस हो चुका था। उसी वक्त उनके पास वहाँ पर सबसे खतरनाक ग्रीफान आ जाता है। उस क्रिएचर को अपने सामने देखकर वो दोनों काफी घबरा गए थे, साथ ही साथ ग्रीफान को काफी भूख भी लगी थी। तभी रियो अपने बैग में से एक मीट का टुकड़ा बाहर निकालते हुए आसमान की तरफ थ्रो कर देता है, और ऐसा ही एबेल ने भी किया, जिसके बाद ग्रीफान उन दोनों के मीट के टुकड़े को कलेक्ट करने के बाद वहाँ से चला गया था। उसके वहाँ से जाते ही उन दोनों की जान में जान आई, क्योंकि अगर उनकी फाइट इस क्रिएचर से हो जाती तो वो दोनों इस फाइट में मारे भी जा सकते थे। साथ ही साथ रियो बोला, मुझे खुशी है कि हम इससे बच गए। तभी यहाँ से इन बर्फीले पहाड़ों की तरफ आ गया था, जहाँ पर एबेल बता रहा होता है, फिर भी उस क्रिएचर ने अपना इम्प्रेशन छोड़ दिया, जिस पर एग्री करते हुए रियो कहता है, मुझे शक है कि अगर हम उससे लड़ते तो हम यह कहानी सुनाने के लिए शायद जिंदा बच पाते। उसकी इस बात का जवाब देते हुए एबेल बताता है कि इंसान ऐसे बीस्ट से फाइट के लिए नहीं बने हैं। सदियों से किसी ने बहीमत या ग्रीफान से टकराने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। जरूर इस जगह में कुछ गड़बड़ है, जब देखो कुछ न कुछ गड़बड़ सामने आ रही है। ये बात सुनकर रियो नाराज होते हुए कहता कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, शायद इंसान ही अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस बात पर एबेल कहने लगा, इंसान अपनी पूरी जी जान एक काम करने में लगा देता है। साथ ही साथ मैं शर्त लगाता हूँ कि पहाड़ों में जायंट क्रिएचर और ग्रीफान रहते होंगे, लेकिन रियो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जिस बात पर रियो बताता है, मैंने सोचा कि बहीमत से लड़ने वाले वाइपर नॉर्थ से उड़कर आए थे, इसका मतलब वो यहीं पर होंगे। और उसका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वाइपर अपने शिकार को खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ छिपा हुआ रियो का कहना है, बधाई हो एबेल, वो वापस आ गए हैं। वो बात सुनकर एबेल बोला, मैंने तो उसके बारे में नहीं पूछा था, वैसे हमें अब क्या करना चाहिए। तभी रियो कहा, क्या हम इसे नहीं लड़ सकते। जिस बात पर एबेल कहता कि वाइपर हम दोनों के लिए काफी ज्यादा है उनका शिकार करते समय, और उन्हें संभालने के लिए आमतौर पर 20 एक्सपीरियंस एडवेंचर की जरूरत होती है। साथ ही हम दोनों मिलकर उनका क्या ही उखाड़ लेंगे। दूसरी तरफ रियो बताता है, हालांकि मुझे लगता है कि हमें वाइपर का सामना करना ही पड़ेगा, चाह कर भी हम इससे बचकर नहीं निकल सकते। वैसे क्या उनसे फाइट करना आसान होगा अगर उन्हें जमीन में दबा दिया जाए। ये बात सुनकर एबेल कहता कि ये तो पक्के रूप से बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपनी सोर्ड से उन तक पहुंच सकता हूं। ये सुनते ही वो उसके लिए तैयार हो गया था, पर एबेल को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ रियो अपना स्पेल कास्ट करते हुए बोला, आइस का स्पीयर जो सबको भेद देता है, हेवन में उतरो और मेरे एनिमी को मार डालो। आइस लेंसिस फोर्ड, जिसके बाद वाइपर ना भील नहीं पा रहे थे, और इसी चीज का मौका पाकर एबेल कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पेंडमेंट से उन सबको एक ही बारी में खत्म कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर और भी वाइपर आ गए थे, जिन्होंने आते के साथ एबेल पर हमला कर दिया, लेकिन एबेल उनके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ रियो ने आइस लेंसेस का इस्तेमाल करते ही उन सबको नीचे गिरा दिया था। उनके नीचे गिरते ही एबेल ने उन सभी को जान से मार दिया था। साथ ही साथ वो उनके मैजिक स्टोन को कलेक्ट करते हुए बताता है, मैं बस इस बात से हैरान हूँ कि ये इतना आसान था। उसकी इस बात पर रियो कहता है, क्या तुम अपने दिल की धड़कन तेज करने के लिए लाइफ एंड डेथ की फाइट करना पसंद करोगे। इस पे एबेल कहा, नहीं मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, पर ये प्लान एकदम सही था, चलो इसी प्लान पर चलते हैं। उसकी इस बात पर सहमति जताते हुए रियो कहता है, खैर जब तक तुम सेटिस्फाइड हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उसका ये कहना ही था। तभी वहाँ पर और भी बाइबन आ गए थे, जिनको देखकर एबेल बताता कि ठीक है रियो, चलो इस पूरे बाइबन के ग्रुप को मार गिराते हैं। उसकी ये बात सुनकर रियो एबेल की तारीफें करने लगा था कि तुम सचमुच में फाइट के शौकीन हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबेल उसे चुप कराते हुए कहता कि वह हमारे रास्ते में है, इसलिए अब या बाद में उनके संग फाइट करनी ही है। चलो अब उनका खात्मा करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में वो दोनों वाइवर्न का खात्मा करने के बाद अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। तभी रास्ते में रियो कहने लगा, वाइवर्न को मारने की स्किल सीखने के बाद मुझे और ज्यादा फाइट करने की इच्छा हो रही है। जिस बात पर एबेल बताता कि पागल मत बनो, बेहतर होगा कि तुम कभी भी किसी खतरनाक क्रिएचर से ना टकराओ। पर ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे मैजिक स्टोन इकट्ठा करना एक अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट थी। अब हम काफी दूर नॉर्थ में आ गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि हम कहाँ पर हैं। उसी वक्त रियो घबराते हुए कहता है, हम कहीं भी जा सकते हैं सिवाय दोबुदी किंगडम को छोड़कर। जिस बात का जवाब देते हुए एबेल कहता कि ये वो नहीं है, एम्पायर किंगडम से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो को राहत मिली, जबकि एबेल कहता है, मैं उनके लिए तुम्हारे दुश्मनी को नहीं समझ पा रहा। इस पे रियो कहा, एबेल प्लीज गलत मत सोचो, एम्पायर के खिलाफ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके नाम की कहानी अलग है। अरे क्या मैं सामने की तरफ कोई सड़क देख पा रहा हूँ। जो सुनकर एबेल अपने मन में कहा, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाली सड़क
सड़क, इसका मतलब ये वही माउंटेन है। फिर वो रियो को बताता है अगर हम उस सड़क का इस्तेमाल करते हुए वेस्ट की ओर जाते हैं तो हम काइलारी टाउन तक पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर रियो कहता है फाइनली एक टाउन देखने को मिलेगा, मैं बिस्तर पर सोने के लिए एक्साइटिंग हूँ। पर एबल उसको बताता है मैंने सोचा था कि तुम और ज्यादा वाइबर्न से फाइट करना चाहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो एबल से कहता है कि वह एक बात है और यह पूरी तरह से दूसरी बात है। तभी एबल अपना सफर जारी रखते हुए बताता है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी आराम करने में खुशी होगी और मैं काइलाड़ी में खाना खाने की हाईली रिकमेंड करूंगा। तुमको भी यह एक बार आजमाना चाहिए। तभी यासीन काइलाड़ी टाउन की तरफ आ गया था। दूसरी तरफ वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। वहीं पर बैठा हुआ रियो एडवेंचर गिल्ड के बारे में सवाल करता है और इस सवाल का जवाब देते हुए एबल बताने लगा मुझे लगता है कि तुमको आगे बढ़कर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। गिल्ड कार्ड आइडेंटिफिकेशन के रूप में भी काम करता है और एक साथ टाउन और नेशन तुम्हारे लिए तुम्हारा एंट्री फी माफ कर देंगे। याद है जब हम यहाँ पर आए थे तो मुझे तुम्हारा गारंटर बनना पड़ा था और एक चांदी का सिक्का भी देना पड़ा था। वैसे गाइस अगर आप लोगों को गारंटर का मतलब नहीं पता है तो आप लोगों को इस वीडियो को चेकआउट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी और आप लोगों को एक नया एनिमे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब ने उड़ा दिया था, इसलिए यूट्यूब कम्युनिटी और स्ट्राइक ओनर से बातचीत करने के बाद स्ट्राइक रिमूव हो गई है। अगर आप लोगों ने इस नए एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब कहानी की तरफ आते हैं जहाँ पर रियो एबल से कह रहा था यह किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं था। क्या मैंने तुम्हारा सिल्वर कॉइन चुका दिया इसलिए अब तुम मेरे नौकर वाली व्यवस्थाओं में से एक हो। असल में यह एबल की तरह नकल कर रहा है। उसको अपनी नकल में बोलता देखकर एबल कहने लगा तुम मुझे इस तरह से नीचे समझते हो। जिस पर रियो बताता हाँ मैं भूल ही गया था, तुम एक नेक इंसान हो जो हर पैसे पर बहस नहीं करता। ओए लड़के मैं तेरा आभारी हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबल कहा मैं कसम खाता हूँ तुम बहुत अजीब हो। खैर गिल्ड में जाने के काफी फायदे हैं। वे अच्छे दाम पर मैजिक स्टोन और मोस्टर के मटेरियल खरीदते हैं, वरना ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए तुमको एक एल्केमिस्ट होना पड़ेगा। एल्केमिस्ट शब्द सुनकर रियो काफी हैरान हो गया था। साथ ही साथ वहाँ पर उनका खाना भी आ जाता है। अब ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि वो करी थी। जबकि रियो करी को देखकर लबलबाते हुए बताता है उनके पास करी राइस है। करी रियनकार्नेशन की कहानियों का एक लीड कैरेक्टर है, पर ये तो कैरेक्टर नहीं बल्कि खाना है। लेकिन आमतौर पर हीरो को काफी कोशिश करनी पड़ती है इससे पहले कि वे आखिर में उसे बना सके। उन्हें चारों ओर ट्रैवल करना पड़ा और तुम मुझे बता रहे हो कि यह पहले से ही इस कॉन्टिनेंट में मौजूद है। उसको इतना फोकस देखकर एबल उसको बताने लगा था क्या तुमको यह पसंद नहीं आया, पर वो इस बात का जवाब देते हुए बोला मेरे को ये काफी पसंद आया और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ इसलिए मेरी परवाह मत करो। इसी के साथ रियो करी राइस की एक बाइट लेता है और वो उसको इतना ज्यादा पसंद आया कि वो उसे भुक्कड़ों की तरह खाने लगा। उसको ऐसे भूखे नंगों की तरह खाता देखकर एबल समझ जाता है कि उसको यह खाना काफी पसंद आया, पर वो उससे कहता है आराम से खाओ हम और भी मंगा सकते हैं। लेकिन रियो उसे सफाचट करने के बाद दूसरी प्लेट का ऑर्डर दे देता है। साथ ही साथ वो एबल से कहने लगा क्या लियोन में भी ये करी राइस मिलता है। जिस पर एग्री करते हुए एबल बताता है हाँ बिल्कुल तुम इस खाने को वहाँ पर भी खा सकते हो, पर मुझे खुशी है कि तुमने इस खाने का भरपूर आनंद लिया। फिर रियो अगले दिन उस टाउन से जाते हुए कह रहा था कल की करी राइस काफी बढ़िया थी। दूसरी तरफ एबल को लगा नहीं था कि यह उसको उतना ज्यादा पसंद आएगा। तभी रियो उसको बताने लगा था इससे एक और रहस्य सामने आ गया जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। क्या और कोई जरूरी बात है जिसका जिक्र तुम करना भूल गए हो? एग्जाम्पल के लिए मुझे यकीन है कि तुमको मीठा खाना बहुत पसंद होगा, तो अब तुमको टाउन की सबसे अच्छी मिठाइयों के बारे में बताना ही होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबल उससे आगे निकलते हुए कहता है ठीक है मैं इस पर थोड़ा सोचूंगा। जिसके बाद वो दोनों अपने सफर में एक साथ बातें करते खाते और अपना सफर जारी रखते, जिसकी वजह से उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तभी वो दोनों इतने लंबे सफर के बाद लियोन टाउन के करीब पहुंच ही गए थे। दूसरी तरफ लियोन का एक सोल्जर एबल को जानता था। साथ ही एबल निमूर को हेलो करता है, जबकि निमूर को लगा था कि एबल लापता हो गया है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए एबल का कहना है हाँ ये तो हुआ ही था, लेकिन मैं जिंदा वापस आने में कामयाब रहा और ये सब रियो की बदौलत हुआ। जो सुनकर निमूर एबल को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के साथ उससे हाथ मिलाने लगा। उसी वक्त एबल उसको रियो की एंट्री फीस दे देता है, जिसको लेने के बाद निमूर एबल का स्वागत करते हुए कहता कि क्या तुम सीधे गिल्ड की ओर जा रहे हो, जिस बात पर एबल पूरी तरह से एग्री था। जो सुनकर निमूर का कहना है रिहाया और बाकी लोग आज बाहर हैं, इसलिए जब वे वापस लौटेंगे तो उन्हें झटका लगेगा। टाउन के अंदर की तरफ एबल रियो को बता रहा था चलो पहले गिल्ड के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हम तुम्हारे रजिस्ट्रेशन को रैंक अप कर सकते हैं। पर रैंक अप के बारे में रियो को कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए एबल उसको बताता है जब तुम गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो तुम नॉर्मली एफ रैंक से शुरू करोगे, लेकिन बी रैंक या उससे हाई लेवल के एडवेंचरर के अप्रूवल से तुम ई या डी से शुरू कर सकते
सकते हो। जिस बात पर रियो कहता कि तो तुम रैंक बी या उससे ऊपर के हो, मुझे तुम पर प्राउड है। ये बात सुनकर एबल बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। वैसे भी तुम्हारी रैंक जितनी हायर होगी तुम उतने ही हायर क्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकोगे, साथ ही बेहतर रिवॉर्ड पा सकोगे। इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से उनसे सिफारिश करूंगा। हालांकि मुझे शक है कि तुमको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत होगी। तभी रियो उससे सवाल करता है, क्या ये नॉर्मल सी चीज सचमुच में इतनी वैल्यूएबल है? इस पे एबल का कहना है, यह तुम्हारे थॉट से कहीं ज्यादा कीमती है। हालांकि एक साथ सब कुछ बेचने पर मार्केट प्राइस गिर सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि गिल्ड मास्टर इसका कुछ न कुछ कर लेंगे। तभी वो दोनों गिल्ड में एंटर करते हैं। अपने सामने एबल को देखकर सबके सब लोग हैरान हो गए थे, जिसके बाद वो सारे एबल को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर रियो भी हक्का बक्का हो गया था। फिर वो बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है कि मैं यहीं पर उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहता। फिर वो चलते हुए आगे जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक एल्फ से हुई, साथ ही साथ उन दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। उसी वक्त एल्फ बोलती कि यह फेरी किंग का है ना? पर ये बात सुनकर रियो हैरान हो गया था। तभी एल्फ उसको बताती है, मैं तो बस तुम्हारे रिमार्केबल आउटफिट पर ध्यान दे रही थी, लगता है तुम उसे काफी पसंद आए होंगे। दूसरी तरफ रियो उसकी इस खूबसूरती को देखकर उसमें खो चुका था, जो देखकर एल्फ कहती है, तुम एक दिलचस्प पर्सन लगते हो, पर मुझे माफ करना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ रियो अभी भी उसमें ही खोया हुआ था। उसी वक्त एबल बाहर आते हुए रियो से कहता है, अरे तुम यहाँ पर हो, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ अंदर आओ। जिसके बाद एबल सब लोगों के सामने रियो के बारे में बताते हुए कहता है, यह रियो है, इस लड़के ने मेरी जान बचाई है। वह एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसका ख्याल रखोगे। जो कहते ही एबल ने रियो को आगे की तरफ ढकेल दिया। तभी रियो उन सबसे कहा, मैं रियो हूँ, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसके ये कहते ही सबके सब लोग एबल की तरह उसे भी घेर लेते हैं, यहाँ तक कि वो लोग उससे सवाल करने लगे। वहाँ के इस नजारे को देखकर एबल भी काफी खुश दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट सीन में एबल रजिस्ट्रेंट के पास जाते हुए कहता है, इसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे अप्रूवल से इसको डी रैंक में शामिल किया जाएगा। जिस पर रजिस्ट्रेंट बताते कि तुम्हारी पर्सनली रूप से क्रिम्सन सोर्ड से किसी ने पहले किसी का सपोर्ट नहीं किया है ना? इस बात पर एग्री करते हुए एबल उसको बताने लगा, मुझे लगता है कि वह इतना वैल्यूएबल है। तभी रजिस्ट्रेंट उसको अच्छे से चेक करने के बाद कहती है कि खैर इंट्रोडक्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए स्ट्रेंथ में किसी प्रकार की फिजिकल प्रूफ की जरूरत होती है। जिस बात का जवाब देते हुए एबल कहता कि मैं बाकी लोगों के अलावा गिल्ड मास्टर से इस टॉपिक पर बात करने की उम्मीद कर रहा था। इस पे रजिस्ट्रेंट बोलती कि जरूर, मैं तुम्हें बुला लूंगी, इसलिए तुम दोनों मीटिंग रूम में इंतजार कर सकते हो। जिसके बाद हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर गिल्ड मास्टर आते के साथ एबल को सही सलामत देखकर उनको राहत मिली। अपने सामने गिल्ड मास्टर को देखकर एबल उनसे कहता कि आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ कर देना गिल्ड मास्टर, लेकिन मैं जिंदा वापस आने में कामयाब रहा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ ही गया था जब मैंने सुना कि तुम लापता हो गए हो। तो फिर बताओ कि वो मैजिशियन कहाँ पर है? तभी एबल मैजिशियन का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, यह रियो है, इसने मेरी जान बचाई थी। जो सुनकर गिल्ड मास्टर उसको बताते कि क्या उसने ऐसा किया? खैर मैं ह्यूग मैगलास हूँ, इस गिल्ड का लीडर। एबल को बचाने के लिए मैं तुमको थैंक्स करता हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर रियो का कहना है, अरे इसका बार बार जिक्र मत करो, मैं तो सही समय पर सही जगह पर था। तभी एबल गिल्ड मास्टर से कहता है कि दरअसल गिल्ड मास्टर, मैं अपने एंडोर्समेंट पर रियो के रजिस्ट्रेशन को रैंक अप करने के बारे में कह रहा था। जो सुनकर गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं, हालांकि अभी भी प्रूफ की बात बाकी है। ये बात सुनकर एबल का कहना है, मुझे इसका एहसास है, पर मुझे लगता है कि तुमको वार्निंग देनी ही होगी। रियो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। फिर वो उन मैजिक स्टोन को बाहर निकालते हुए बताता कि हमने यह चीज यहाँ आते समय रास्ते में मोस्टर से इकट्ठा किए। उस मैजिक स्टोन को देखकर गिल्ड मास्टर कहे, ये कैसा मैजिक स्टोन है? हरे रंग का मतलब है कि यह विंड एलिमेंट से है, लेकिन विविड कलर को ध्यान में रखते हुए, पर रुको, यह मत बताना कि यह वाइवर्न का मैजिक स्टोन है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एबल उन्हें बता देता है कि आप ठीक सोच रहे हैं। अब ये सुनकर गिल्ड मास्टर हैरान होते हुए कहे, इम्पॉसिबल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे भी जरूरी बात यह गिनती बताती है कि तुमको उससे फाइट करने के लिए कितनी बड़ी आर्मी की जरूरत हुई होगी, वरना ये वाइवर्न हमारे पूरे शहर पर कब्जा कर लेते। उनकी इस बात का जवाब देते हुए एबल बताता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। हमने इन वाइवर्न का शिकार
मालेफिक माउंटेन के साउथ में किया था। साथ ही रियो मालेफिक माउंटेन के बारे में भी नहीं जानता था, इसलिए उस माउंटेन के बारे में एबल उसको बताता है। काइलाड़ी का रास्ता खोजने के बाद मुझे आखिर में इसका एहसास हो गया कि हम कहां से आ रहे हैं। इससे भी यह भी साफ हो गया कि हम मालेफिक माउंटेन से होकर गुजरे थे। जबकि रियो को यह नाम बड़ा भयानक लगा। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि मालेफिक माउंटेन को पार करने में आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वो रास्ते में ही मारे जाते हैं। नॉर्मल लोग, यहाँ तक कि एडवेंचरर भी बिना किसी रीजन के कारण उसके आसपास भी नहीं भटकते। और तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि तुम दोनों वहाँ गए और यह कारनामा किया? गिल्ड मास्टर की बात सुनने के बाद एबल उनसे कहता कि क्या यह सबूत रियो को रैंक अप के लिए काफी है, जिस पर वो पूरी तरह से एग्री थे। उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे और वो लड़की एबल को सही सलामत देखकर काफी खुश हो गई थी। तभी एबल उनकी तरफ आते हुए कहता है लेन, तुमको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। रिहाया, वॉरेन, मैं वापस आ गया। वहाँ के इस इमोशनल मंजर को देखकर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुमको कुछ ना कुछ काम करना होगा, इसलिए तुम इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। रियो, चलो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करते हैं। नीना, हमें ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी सामान का एक सेट लाओ। जिसके बाद नीना जरूरी सामान लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ रियो भी वहाँ से जाने ही वाला था, पर एबल उसे रोकते हुए बताता है जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुमको एक जगह दिखाना पसंद करूंगा, और जब भी तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम रिस्ट पेशेंट डेस्क पर मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम एक कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर एबल की टीम की तारीफें करते हुए कह रहे थे वह क्रिम्सन सोर्ड एबल की वो पार्टी टाउन की सबसे पॉपुलर टैलेंटेड का ग्रुप है। तभी रियो पूछता है क्या मुझे सच में रैंक टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा? उसकी इस बात पर गिल्ड मास्टर बताते हैं मैं जानता हूँ कि एबल कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वह गिफ्टेड है, लेकिन मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह अकेले वाइवर्न को नहीं मार सकता। इसका मतलब है कि तुम काफी स्किल्ड हो। रैंक टी के काबिल होने के लिए यह काफी है। फिर वो उसकी पीठ थपथपाते हैं, जिससे उनको एहसास हो गया था कि ये मैजिशियन होने के बावजूद भी इसकी फिजिकल बॉडी काफी अच्छी है। इसी के साथ वहाँ पर नीना रजिस्ट्रेशन का सामान ले आई थी, जो देखकर गिल्ड मास्टर नीना से कहते हैं तो फिर रियो को यह प्रोसेस समझा दो जब तक मैं अपना पेपर वर्क पूरा कर लेता हूँ। इसी के साथ रियो का प्रोसेस शुरू हो चुका, पर नीना उससे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है मैं नीना हूँ, लियोन एडवेंचरर गिल्ड की कलर। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो कहता है कि तुम कितनी पोलाइट हो और मैं रियो हूँ। जिसके बाद नीना रियो को समझाती है सबसे पहले आता है इंटरव्यू। चलो देखते हैं, तुम्हारा नाम रियो है, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी क्लास मैजिशियन होगी और तुम्हारा मैजिक एबिलिटी, जिस पर रियो अपना एलिमेंट वाटर बता देता है। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाला पेपर वर्क कैसे होगा, जबकि नीना रियो से कह रही थी तुम्हारा रेजिडेंस शायद अभी तक तय नहीं हुआ है, तो तुम रजिस्ट्रेशन के बाद 300 दिन तक तुम गिल्ड में रह सकते हो। वैसे तुम पहले कभी डंजन में नहीं गए होंगे, है ना? रियो इस बात पर एग्री था। तभी नीना बताती है गिल्ड हर महीने एक इंट्रोडक्टरी डंजन न्यूरी कोर्स चलाती है। यह नो सिक्की एडवेंचरर लोगों के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। साथ ही डंजन में रहते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में भी सलाह देता है। क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखते हो? जो सुनकर रियो डंजन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया था, जबकि नीना बताती कि इस महीने का कोर्स परसों से शुरू होगा। मैं इसके लिए तुमको मार्क कर दूंगी और 2 दिन बाद 9 बजे हमारे 3rd फ्लोर में मीटिंग रूम में, साथ ही टाउन की चौक में एक घड़ी है जिसका इस्तेमाल तुम टाइम देखने के लिए कर सकते हो। अब तुम्हारा इंटरव्यू खत्म होता है, इसके बाद तुम्हारा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन आता है। अब क्या तुम इस क्रिस्टल पर अपना हाथ धर सकते हो? तभी रियो के उस पर हाथ धरते ही एक मार्क शो होने लगा था, साथ ही साथ उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिल्ड कार्ड में छप जाती है। फिर नीना उस कार्ड को रियो को देते हुए बताती है कि बधाई हो, अब तुम ऑफिशियली रूप से रजिस्टर्ड हो गए हो। अपना प्रोसेस खत्म करने के बाद नीना वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं जान में जान आई। जब से एबल के लापता होने की रिपोर्ट मिली है तब से यहाँ की हालत काफी खराब हो चुकी है। मैं ऐसा एक्सपीरियंस फिर कभी दोबारा नहीं करना चाहता, पर यह अच्छी बात है कि वह वापस आ गया। हम सभी रियो के बहुत आभारी हैं, उसने हम सबकी जान बचा ली। मुझे लगता है कि मुझे यह बात कह देनी चाहिए कि एबल वापस आ गया है। अगले सीन में रियो एबल से सवाल करता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए एबल बताता है कि मुझे टाउन तक लाने के लिए तुमको पे तो करना ही होगा, पर मेरा इरादा था कि यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और एक स्टाफ खरीदूंगा, जिसके लिए रियो उसका शुक्रिया अदा करता है। पर वो रियो को स्टाफ क्यों दिलाना चाहता है इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर एबल हैरान होने के साथ बोलता है खैर तुम एक मैजिशियन हो, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे पास एक भी स्टाफ नहीं है। जिस बात पर रियो कहा सच में, लेकिन मैं इसके बिना भी मैजिक का इस्तेमाल बखूबी से कर सकता हूँ। इसके अलावा जब मुझे हाथापाई की जरूरत होगी तो मैं अपनी सोर्ड से लड़ूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एबल हैरान होने के साथ कहता है कि तुम सोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पास सोर्ड कभी नहीं देखी। ये बात सुनकर रियो अपनी कमर पर लगी सोर्ड को दिखाता है
है। उस सोड को देखने के बाद एबल हक्का बक्का होने के साथ बोलता कि क्या ये तुम्हारी सोड है, पर ये तो चाकू जैसा दिखता है। अगर आप लोगों को याद होगा, जब फेरी किंग ने अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल किया था तब हमें इसका असली रूप देखने को मिला था। जबकि रियो एबल से पूछता है, दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी फंडामेंटल बातें हैं जिसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। इसी के साथ उन्हें बातें करते करते शाम हो चुकी थी। साथ ही साथ एबल अब अपने रास्ते की ओर चला गया था, जबकि रियो हमें बता रहा होता है, एबल ने मुझे बताया कि इस दुनिया में एक दिन 24 घंटे का होता है और एक हफ्ता 7 दिन का, साथ ही साथ महीने में 30 दिन होते हैं। ये तो बिल्कुल अर्थ जैसा ही है। वह कपड़ों को सेंटीमीटर में भी मापते हैं। इन सब के बीच और करी के बीच यह कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा, शायद किसी और को भी यहाँ रिइंकार्नेशन किया गया होगा। इसी से हमें इस सवाल का जवाब मिल गया। एक बार माइकल ने कहा था कि रियो दूसरा ऐसा रिइंकार्नेट बंदा है जो इस मैजिक वर्ल्ड में रिइंकार्नेशन हुआ है, और जो पहला बंदा था मतलब वो एक लड़की थी जिसको कई हजार साल पहले इस जगह पर रिइंकार्नेशन किया गया था और उसी ने ही इस वर्ल्ड को पूरी तरह से अपडेट किया होगा। साथ ही एक और बात, एबल अभी तक वहाँ से नहीं गया है और वो रियो के लिए चीजें खरीदने में लगा हुआ था। तभी वो उसको बताता है, मुझे खुशी है कि तुमको वह मिल गया जिसकी तुमको जरूरत थी और अब हमारा समय एकदम परफेक्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रियो सवाल करता है, क्या हम कहीं और भी जा रहे हैं? जिस पर एग्री करते हुए एबल बताता है कि हाँ, और तुम हमारे गेस्ट होने के नाते मना नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ से गिल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर एबल के आने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। उस पार्टी में सबके सब लोग काफी मजे कर रहे होते हैं। साथ ही साथ रियो भी उन सब में घुलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। अगली सुबह रियो और नीना वहाँ से जा रहे थे, तभी नीना रियो को बताती है, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होंगे। खैर रिया ने तुमको पूरी पार्टी खत्म होने के बाद ही जाने दिया और वह एबल को अपने बड़े भाई के रूप में मानती है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी बहुत कर्जदार होगी क्योंकि तुमने एबल को जो बचाया है। उसकी इस बात पर रियो बोला, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। जिसके बाद वो दोनों एक घर में एंटर करते हैं। अंदर की तरफ दो बंदे अपना अपना काम में लगे हुए थे, पर जब वो बंदा नीना को देखता है तो वो ब्लश करते हुए कहने लगा, मिस नीना गुड आफ्टरनून। तभी नीना उन दोनों से कहती कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों यहीं पर हो। रियो आज से कमरा नंबर 15 में तुम्हारे साथ रहेगा। जो सुनकर वो बंदा अपना नाम बताते हुए बोलता है, मैं नील्स हूँ और ये एटो है, तुमको यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा। जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी नीना उन सबको बताती कि खैर मेरे को अब गिल्ड में वापस जाना होगा। जो सुनकर रियो उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहा, मुझे रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद नील्स का कहना है, नीना काफी प्रिटी है। इस पे एटो बोलता है कि तुम्हें पता होगा कि लड़कों के लिए काफी कंपटीशन है, इसलिए तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। उसकी ऐसी मनहूस बातों को सुनकर नील्स कहता है कि मुझे पता है, लेकिन क्या हर आदमी का सपना नहीं होता कि वह बड़ा आदमी बने और अपनी मनपसंद औरत के साथ शादी कर सके। तभी एटो बताता कि इससे भी जरूरी बात यह है कि तुम्हारा नाम रियो है ना, क्योंकि हम एक साथ कमरे में रहेंगे तो क्या तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम चीजों को नॉर्मल रखें? बेशक यह दोनों तरफ से होगा। इसके लिए रियो पूरी तरह से मान गया था। ये बात सुनकर एटो कहा, मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो, मुझे चिंता थी कहीं हमें कमरा एक से डैन जैसा कोई ना मिल जाए। उसी वक्त वहाँ पर नीना आते के साथ उनके बीच में टोकने के लिए माफी मांगने के साथ कहती है, हमारे पास एक और रजिस्टर्ड एडवेंचरर पर्सन जो रहने की तलाश में है। तभी वो बंदा सामने की तरफ आते हुए बताता है, मेरा नाम अमोन है, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। तभी नील्स उसको अच्छे से देखते हुए बोलता है, तुम तो अभी काफी जवान हो और तुम्हारी एज कुछ ज्यादा ही कम नहीं है। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए अमोन का कहना है, मैं अभी 16 साल का हुआ हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। उसकी ऐसी दुख भरी दास्तां को सुनकर वो उसको यहाँ रहने की मंजूरी दे देता है। अगले सीन में लिन भड़कते हुए एबल से कह रही थी, तुम जो बता रहे हो वह बेतुका है। हाँ ये बात सही है कि आइस वॉल एक वाटर मैजिक है, लेकिन यह इतना पतला होता है कि एक एयर स्लैश इसको तोड़ सकता है। क्या तुम एनिमी को मार गिराने के लिए हवा में एक मोटा सा वर्जन तैयार कर सकते हो? तभी एबल उसको समझाता है कि पर वो ऐसा कर सकता है। अब ये सुनकर लिन पहले से भी ज्यादा भड़कते हुए कहते कि सबसे पहले तो यह मैजिक केवल मैजिशियन की प्रॉक्सिमिटी में ही किया जा सकता है। इस स्पेल का कास्ट करना एक बात है, लेकिन उसे दूर से करना यह कभी नहीं हो सकता। वो आइस स्पीयर से वाइवर्न को मार गिराने वाली बात बकवास है। साथ ही ये भी बात मुमकिन है, वाइवर्न के चारों ओर एक विंड बैरियर होता है जो मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। अब तो एबल को भी उसकी इस बात पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा था, पर उसने अपने सामने जो देखा वह सब असली था, इसलिए एबल अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसके इस बात पर अड़े रहने की वजह से अब उनको भी उसकी इस बात पर यकीन होने लगा था। पर एक दिक्कत थी, अगर वो इतना ही ताकतवर है तो वो हमारे किंगडम के खिलाफ हो गया तो क्या होगा? लेकिन एबल उनको राहत देते हुए
बताता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको दोहुदी किंगडम के नाम से मसला है। अब ये सुनकर किसी को भी ये बात पल्ले नहीं पड़ी और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 एंड होता है। और गाइस जो मैंने आपको एनीमे सजेस्ट किया है उसको देखना मत भूल जाना, साथ ही साथ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।